नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। टॉपिक है कि ईपीएफओ से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। हमारे कुछ दर्शकों ने दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है, अगर ईपीएफओ पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट गलत दर्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल है, अगर ईपीएफओ पोर्टल में लिखा सरनेम पासबुक या आधार कार्ड से अलग हो तो कैसे सुधारें। देखिए, जब आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं तो वहां पे दो गलती होने का ज्यादा चांस रहता है। पहला, कई बार क्या होता है कि डेट की जगह पे लोग मंथ और मंथ की जगह पे डेट डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी गलती होता है कि जो ईयर बाई मिस्टेक डालना चाहिए 2024 तो गलती से 2025 डाला जाता है। और ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कई बार दो कंपनियों के डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट में ओवरलैपिंग हो जाता है। ओवरलैपिंग कहने का मतलब यह होता है कि मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी को दिसंबर में छोड़ा और नए कंपनी में जनवरी में ज्वाइन किया, तो गलती क्या हो जाता है कि डेट ऑफ एग्जिट मतलब छोड़ने का जो डेट होता है वह जनवरी में हो जाता है और उस कंपनी में पहले से आपने जनवरी में तो ज्वाइन किया ही है और डेट ऑफ एग्जिट भी जनवरी या फरवरी उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट पहले वाले कंपनी में हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही कंपनी में आप दो एक ही समय में दो दो कंपनी में आप काम करें? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। यह ओवरलैपिंग हो जाता है और बाद में आपको ईपीएफ से पैसा उठाने या अन्य किसी भी प्रकार की सेवा में जो है प्रॉब्लम आने लगता है, आपका क्लेम रिजेक्ट होने लगता है, बहुत सारी समस्या आने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपके भी ऐसे ही सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल हो सकते हैं, एक आदमी ने क्वेश्चन किया है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपके भी ऐसे सवाल हैं या आप अपने पीएफ से जुड़ी जानकारी सही रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। और आज मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं कि इन दोनों समस्याओं का समाधान आप खुद से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपने पीएफ को सुरक्षित रखें। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया है तो आपको अपने यूएएन में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके यूएएन में एक ऑप्शन आता है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का। ये ऑप्शन आपको मैनेज वाले मेनू में दिखाई देगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पे आपको आपका मेंबर आईडी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लें। अगर आप अलग अलग कंपनियों में काम किए होंगे तो आपके सारे मेंबर आईडी यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको जो है जिस मेंबर आईडी में आपने डेटा ऑफ एग्जिट गलत डाला है उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं करेक्शन करने का। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एज पर आधार नेम डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अगर आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेंज करने वाले हैं तो आपको आधार के से मैच होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दे रहा है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का, नाम चेंज करने का, फादर्स नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे पेंसिल जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एडिट बटन खुल जाएगा, एडिट मोड में खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं डेट ऑफ लिविंग ईपीएफ में जो डेट ऑफ लिविंग है वो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करके जो आपका एक्चुअल है वो चेंज कर दें और चेंज करने के बाद यहाँ पे रीजन फॉर लिविंग का ऑप्शन डाल दें। जो ज़्यादातर शॉर्ट सर्विस में डाल के छोड़ा जाता है। अगर आप रिटायरमेंट नहीं होते हैं, सुपरन्यूएशन नहीं है, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रीजन फॉर लिविंग में और सिलेक्ट करके छोड़ देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है आपको नीचे अगर प्रोसीड बटन का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन पूछता है तो उसके अलग सिस्टम है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करें, किन किन डॉक्यूमेंट को देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे आप सहमति पे क्लिक करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दें। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन पूछता है तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस करेक्शन के लिए क्या करेक्शन करना है और किस करेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
यह जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था पिछले साल जनवरी महीने में, और उस सर्कुलर में, उस एसओपी में पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कि आपको किस करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। अगर मेजर करेक्शन है तो कितने डॉक्यूमेंट देना है, अगर माइनर करेक्शन है तो कितने डॉक्यूमेंट देना है। मेजर करेक्शन का मतलब बहुत बड़ा अगर करेक्शन है आपका तो कम से कम 3 डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग देना पड़ता है। अगर माइनर करेक्शन है तो कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको पहले वो एसओपी दिखाता हूँ और इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको कौन से करेक्शन करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह एसओपी 26 मार्च 2024 में जारी हुआ था और इस एसओपी में बताया गया है कि प्रोसेसिंग ऑफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ मेंबर प्रोफाइल अपडेशन। आपको जब भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म या तो ऑफलाइन भरते हों या ऑनलाइन भरते हों, दोनों ही कंडीशन में इस एसओपी में जितने भी गाइड्स और जितने भी रूल्स रेगुलेशन दिया है उसके हिसाब से आपको करेक्शन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। इसमें अप्रूवल का सिस्टम दिया हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस करेक्शन के लिए अधिकतम समय सीमा कितना होना चाहिए। इसमें पैरामीटर करेक्शन क्या क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, क्या क्या अपडेट करा सकते हैं। तो आप अपना नाम अपडेट करा सकते हैं, जेंडर अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं, आपका जो है पेरेंट का नाम अपडेट करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी और आधार नंबर। ये सब है करेक्शन के अंदर में। इतने 11 पॉइंट दिया हुआ है, आप इतना सारा करेक्शन आप करा सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके नेम में करेक्शन है तो नेम में करेक्शन 2 कैटेगरी में आता है, एक मेजर और एक माइनर। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था कि 2 कमेंट्स आए थे, एक नाम करेक्शन को लेकर और एक डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन को लेकर। मैं तो दोनों ही कमेंट का रिप्लाई साथ साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो उन्होंने जो नाम करेक्शन के लिए उन्होंने डाला था कि सरनेम के बारे में, तो देखिए 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा का करेक्शन है तो वह मेजर कैटेगरी में आता है, और 2 अल्फ़ाबेट से कम है तो माइनर कैटेगरी में आता है, माइनर करेक्शन में आता है। तो सरनेम तो 2 से ज़्यादा कैरेक्टर में आता है तो इसके लिए वह मेजर कैटेगरी करेक्शन में आएगा। तो इसके लिए 2, अगर माइनर कैटेगरी में है तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट आपको अटैचमेंट देने की ज़रूरत है। अगर मेजर करेक्शन में है तो आपको कम से कम 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि यह 3 कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो अभी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसी प्रकार आप जेंडर, आप अपना पेरेंट का नाम, अपना रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, ये सभी करेक्शन करा सकते हैं और कितनी बार करा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, ये सब कुछ इस एसओपी में लिखा हुआ है। इस एसओपी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। मैं आपको जो 2 कमेंट आए थे उसका रिप्लाई मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ, यह पूरा डिटेल्स बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एकदम बिल्कुल लास्ट में मैं चलता हूँ। लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप कितनी बार करेक्शन करा सकते हैं। नेम को 1 बार करा सकते हैं, जेंडर 1 बार, ये सब करेक्शन का दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ टाइम चेंज इज अलाउड, किस करेक्शन को कितनी बार करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार आप करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी अब सिस्टम बना दिया गया है कि अब अधिकतम कितनी बार करेक्शन आप करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए टेबल ए में दिया हुआ है कि अगर आप जेंडर चेंज करा रहे हैं, अपना लिंग चेंज करवा रहे हैं, मेल से गलती से फीमेल हो गया या फीमेल से गलती से मेल हो गया है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या देना है। नेम और जेंडर के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ई पैन, राशन, पीडीएस फोटो, वोटर आई कार्ड, ई वोटर आई कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, सीजीएस, ईएसएच, मेडिकल क्लेम कार्ड, ये सब कुछ आप इसमें इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। फ्रीडम फाइटर का कोई सर्टिफिकेट्स वो दे सकते हैं। कॉपी ऑफ पर्सन इंडियन ओरिजिन जिसको पीआईओ कहते हैं, कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ आप इसके अंदर में दे सकते हैं। इसका लिस्ट में आपको आप डिस्प्ले पे भी देख रहे हैं और इसको मैं
इस वीडियो के लिंक में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड, आधार, पासपोर्ट, पैन, ये सब डॉक्यूमेंट आप, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट, अगर माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट। आपको अगर डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है तो आपको यह डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। कई केसेस में डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने के लिए बहुत सारे मेंबर से नहीं पूछा जाता है, और बहुत सारे केसेस में यह डॉक्यूमेंट पूछा जाता है। जिससे पूछा जाता है उसको देना पड़ेगा, और जिससे डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जा रहा है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ रीजन ऑफ लिविंग। देखिए, इन्होंने कमेंट भी किया था कि मैं ट्राई किया हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, आप कंपनी छोड़े होंगे तो उस समय आपने रिजाइन दिया होगा कंपनी में, तो आपको रिजाइन लेटर आपके पास होगा। अगर नहीं होगा तो वहाँ के HR से बात करके आप रेजिग्नेशन लेटर मंगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप रेजिग्नेशन लेटर अटैचमेंट कर सकते हैं। दूसरा है लेटर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑन दियर लेटर हेड क्लियरली स्टेटिंग द रीजन ऑफ लिविंग। आपके पास अगर रेजिग्नेशन लेटर नहीं है तो वहाँ से जो ECR जो चालान भरा जाता है, कंपनी ECR चालान भरती है, उसका भी ले सकते हैं, या उस कंपनी के लेटर हेड में लिखवा कर ले सकते हैं कि आपने कंपनी किस कारण से छोड़ा है, वो लिखवा कर लेंगे। वो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए तैयार हो माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, निकाल दिया है, तो टर्मिनेशन लेटर दिया होगा, वो भी ये डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड होगा। एनी डॉक्यूमेंट एज इस्टेब्लिशमेंट, आपकी कंपनी से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने ऑथराइज साइन करके सिग्नेचर करके उसमें दिया है तो यह इसमें मान्य होगा। दूसरा कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर कंपनी ने दे दिया हो कि इतने सालों से इतने साल तक हमारे कंपनी में इन्होंने काम किया है, वह भी इसमें मान्य होगा। आपका सैलरी स्लिप, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का कुछ अगर डॉक्यूमेंट मिला है वो भी इसके लिए वैलिड होगा। किसके लिए? डेट ऑफ एग्जिट के लिए। और सर नेम के लिए जैसे आपको बताया था नेम करेक्शन है, तो नेम करेक्शन के लिए मैंने पहले बता ही दिया था। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और इस वीडियो को सेव करके भी रख लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके मन में इस तरह के और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, अपनी फीडबैक, अपनी राय दे सकते हैं।